एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम इस थ्योरी की बात करेंगे तो हम कुछ 3-4 चीजों को लेके चलेंगे। यहाँ पे पहली चीज है व्हाट इज दिस थ्योरी, क्या ये थ्योरी है और क्या ये हमें बताती है। सेकेंड थिंग, हाउ इट केम, किस तरह से ये हमारी बायोलॉजी में आई, कैसे इसकी एग्जिस्टेंस रही। थर्ड थिंग दैट वी विल डू इज who discovered it, who were the scientists who discovered this theory, and the last thing that we will do is why this theory is important, क्यों ये biology में importance रखती है। Before starting this theory, let me just quickly ask you one thing, that I have written a word here as inheritance, और अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी का नाम ही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनहेरिटेंस का मतलब सिंपली ये है, देयर आर सम थिंग्स और देयर आर सम कैरेक्टर्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं अपने पेरेंट्स से। क्या ये चीजें हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो ये थ्योरी करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम एक बहुत ही इजी वे में देखेंगे। आज मैं आपको टाइमलाइन बना के और हर साइंटिस्ट के उससे बताऊंगी। एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से नहीं दिया है एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स सी इफ आई हेल्प यू हियर। पहली चीज की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि हम टाइमलाइन बना के देखेंगे। टाइमलाइन में सबसे पहला ईयर जो मैंने लिया वो है 1865। इन द ईयर 1865 देयर वाज वन साइंटिस्ट नेम एज मेंडल। सो मेंडल ने इस ईयर में अपना जो वर्क था वो क्या किया, पब्लिश किया। सो मेंडल पब्लिश्ड हिज work in the year 1865. Now if I ask you that what work he did and what work he published, so अब आपको पता है कि मैम उन्होंने 3 अपने प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको हम पढ़ चुके हैं, और उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज भी बताई थी F1 और F2 जनरेशन को लेके। कुछ रेशियोज दिए थे उन्होंने, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, तो ये सब हम देख चुके हैं। मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया, लेकिन क्या मेंडल को उनके पब्लिशमेंट और उनके वर्क के लिए उतना फेम मिला जितना कि उन्होंने काम किया था? सो द आंसर इज नो, मेंडल डिड नॉट गेट सो मच फेम एंड एक्नॉलेजमेंट। इफ आई से, उनको इतना एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला। क्यों ऐसा रहा या क्या ऐसा हुआ कि मेंडल को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला अपने काम के लिए? तो इसके कुछ 2-3 रीजंस हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 रीजन की अगर हम बात करें तो बेसिक मेंडल जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। एक मैथमेटिशियन की थ्योरीज को बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मेंडल ने मैथ्स को यूज करके कुछ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज निकाले तो थे, बट बायोलॉजिस्ट इसको बिलीव नहीं कर पा रहे थे दैट हाउ द लॉजिक ऑफ मैथ्स कैन फिट इनटू बायोलॉजी। एक रीजन ये था। सेकेंड वॉज दैट एट दिस टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट एट ऑल ईजी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, जिसकी वजह से उनका वर्क फेम और एक्नॉलेजमेंट पा ही नहीं सका। थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट मेंडल व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स तो दी और उन्होंने बताया कि कुछ है जिनको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स का, कि ये फैक्टर्स जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। पेरेंट्स से उनके बच्चों में ये फैक्टर्स जा तो रहे हैं, लेकिन ये फैक्टर्स क्या है, किस तरह से दिखाई देते हैं, उसका वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको साइंटिस्ट ने उनका वर्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट थिंग व्हाट ही टोल्ड वाज, ये जो फैक्टर्स हैं जिनको आज हम जानते हैं एज जीन्स, ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। ये उन्होंने अपनी जो पब्लिश किया था वर्क उसमें दिया था। स्टेबल है और डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, अपने आप में
अलग हैं। तो हाँ, आज हम जानते हैं कि ये चीजें हैं कि जीन्स जो है वो स्टेबल है एंड आपस में इंटरफेरेंस नहीं है, अलग है, डिस्क्रीट यूनिट्स है। लेकिन उस टाइम पे इन दोनों पॉइंट्स का फिजिकल प्रूफ या कोई सॉलिड एविडेंस वो नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से उनको इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या आगे उनको अपने वर्क का एक्नॉलेजमेंट मिला। सो लेट्स मूव ऑन टू द ईयर 1900। अब जब हम 1900 की बात कर रहे हैं तो इस ईयर में स्टूडेंट्स 3 साइंटिस्ट वर देयर। आपकी बुक में उनका नाम है कॉरेंस एंड व्रीज एंड शेमार्क। 3 साइंटिस्ट वर देयर। इन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क पे काम किया और क्योंकि इस एज तक अब माइक्रोस्कोप जो है वो आ चुके थे और क्योंकि माइक्रोस्कोप आने की वजह से अब जो सेल की स्टडी थी, अगर मैं सेल स्टडी करना चाहती थी या फिर सेल ऑर्गेनेल्स या इवन न्यूक्लियस एंड द थिंग्स विच आर देयर इनसाइड ऑफ इट, at this time it became very easy due to the discovery of microscope. So अब माइक्रोस्कोप से ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ पता लगाया that there are cell organelles, there is nucleus and inside the nucleus there is some structure. सेल ऑर्गेनेल्स तो है, न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन ये स्ट्रक्चर के बारे में भी उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी, वो यहाँ पे रुके नहीं थे। तो क्या उन्होंने बोला उस स्ट्रक्चर के बारे में जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? पहली चीज उन्होंने ये बोली कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को डबल कर लेता है सेल डिवीजन से पहले। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करी। Second thing what they told us was that this structure gets passed on. ये जो स्ट्रक्चर है वो पास होता है from parents to their progeny. पेरेंट से उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ये स्ट्रक्चर ट्रांसफर होता है। अभी तक हमें इस स्ट्रक्चर का नाम नहीं पता था, लेकिन इसी ईयर में आगे जाके हमने इस स्ट्रक्चर का नाम जाना और हमने पता लगाया कि ये और कुछ नहीं, हमारे क्रोमोसोम्स ही हैं, जिनको आज हम अच्छे से जानते हैं। सो ये क्रोमोसोम्स हैं जो अपने आप को डबल भी कर रहे हैं और अपने आप को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी कर रहे हैं। सो नाउ इन द ईयर 1902 there were 2 scientist students, again the name is given in your book. There were 2 scientists named as Sutton and Boveri. This is very important here, please remember these names, Sutton and Boveri. These 2 scientists, what they did was they continued or I can say they redid Mendel work. उन्होंने मेंडल का वर्क जो था उसी पे कंटिन्यू किया और अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी। हम इन दोनों साइंटिस्ट का नाम साथ में तो जरूर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इन्होंने अपना वर्क अलग अलग किया था क्योंकि इनकी फाइंडिंग सेम थी। इस रीजन से हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। तो सटन एंड बॉवरी ने मेंडल के वर्क को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि रेवोल्यूशनरी थी, जो कि हमारी बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगी कि चेंज था जो आया इनकी स्टेटमेंट से। क्या वो स्टेटमेंट थी? सटन एंड बॉवरी ने बोला कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है, हम अब तक क्रोमोसोम्स का नाम जान चुके हैं, डोंट फॉरगेट। क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। लेट मी राइट इट हियर, द बिहेवियर of chromosomes is parallel to the behavior of genes. ये इन्होंने बहुत एक अच्छी स्टेटमेंट हमें दी थी। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि जिस तरह से क्रोमोसोम्स एक्ट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, डबल होते हैं, पास ऑन होते हैं और जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो
पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है स्टूडेंट्स साथ में चलना, एक दूसरे के साथ। तो वो पैरेलल है किस चीज से? द बिहेवियर ऑफ जीन्स। जीन्स या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फैक्टर्स, जैसा कि हमें मेंडल ने ही बता दिया था। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो पैरेलल चलता है या वो पैरेलल है विद द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो इस थ्योरी, इस पॉइंट को लेके उन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स दिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ एंड आई एम गोइंग टू मेक दैट टेबल फॉर यू कि क्या उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द पॉइंट्स दैट वर गिवन बाय सटन एंड बॉवरी, लेट मी जस्ट टेक 1 or 2 points मोर हियर। पहली चीज जो सटन एंड बॉवरी ने करी वो ये थी कि उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को बेसिस लेते हुए अपने पॉइंट्स दिए। क्रोमोसोमल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है वो भी हम जानते हैं, मियोसिस में क्या होता है वो भी हम जानते हैं। अगर आप फिर भी थोड़े वीक है इस एरिया में तो मैं कहूंगी आप जाइए और मेरी वीडियोस वहां पे देखिए, मैंने माइटोसिस एंड मियोसिस की वीडियोस डाली है। माइटोसिस और मियोसिस को बेस लेते हुए, क्रोमोसोमल मूवमेंट को बेस लेते हुए उन्होंने अपने 3 पॉइंट्स दिए थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेंडल और सटन एंड बॉवरी के वर्क को साइड बाय साइड और मैं कहूँ पैरेलली दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेंडल ने क्या कहा था और फिर हम बात करेंगे सटन एंड बॉवरी ने क्या कहा था। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, मेंडल ने अपना जो पूरा पब्लिश किया था वर्क वो पब्लिश किया था जीन्स और फैक्टर्स को लेके। तब तक उन्हें क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था। सटन एंड बॉवरी ने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो उन्होंने क्रोमोसोम्स को लेके पब्लिश किया था। वन थिंग, now let's come to the points that were given here by both of them. So number 1 thing is that Mendel ने बोला that genes and factors they occur in pair. पेयर में होते हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे। सटन एंड बॉवरी ने भी बोला कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे ऑल्सो अकर इन पेयर। अभी हम बात करके आ चुके कि हम पैरेलली दोनों को देख सकते हैं, तो इससे आप ये मत समझिएगा कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, पैरेलल हैं वो स्टूडेंट्स। अगर मैं जीन्स और फैक्टर्स की बात करूं, उन्होंने बोला कि ये पेयर में है। पेयर में कैसे है? आज हम जानते हैं कि एक जीन सपोज मैं हाइट वाला जीन ले लेती हूं, तो हाइट का जो जीन है स्टूडेंट्स, वी नो दैट उसके 2 अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। क्या होता है डोमिनेंट? दैट इज टॉल एंड रिसेसिव इज ड्वार्फ। तो मेरी जो यहाँ पे कंडीशन थी या जो इन लोगों ने बोला था कि अकर इन पेयर, क्या वो सेटिस्फाई हो गई? यस। जीन्स और फैक्टर्स दे अकर इन पेयर, एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा। मैं इसको अलीलिक पेयर भी बोल सकती हूँ कि दे अकर इन पेयर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज अलील्स, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। अगर हम इस केस में आते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। वी नो दैट वन chromosome we get from one parent and another chromosome we get from another parent. और अब हम ये भी जानते हैं कि ऐसे पेयर को क्या नाम दिया गया है, which is homologous pair. तो सटन एंड बॉवरी ने जो पॉइंट दिया था दैट क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर, वो भी सही था। Yes, because we know that one we get from one parent and the another we get from another parent. So ये पहला पॉइंट हम समझ गए हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं that homologous pair they are talking about. This I'm writing for you to understand it better. Let me just erase it and write the second point for you. Okay, so the second point that was given was that Mendel said that genes or factors they separate
at the time of gamete formation, at the time of gamete formation फैक्टर्स और जीन्स सेपरेट हो जाते हैं जब गैमीट्स बनते हैं. कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी. सेकेंड पॉइंट, अगर हम सटन एंड बॉवरी का ले, जो कि उन्होंने क्रोमोसोम्स के ऊपर दिया था, तो उन्होंने भी ये बोला कि दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब क्रोमोसोम्स भी अपने आप को अलग कर लेते हैं. सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे आती हूँ, जीन्स एंड फैक्टर्स. लेट मी जस्ट मेक अ सेल फॉर यू हियर. दिस इज अ सेल स्टूडेंट्स. सपोज देर आर टू, अभी मैं क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रही, जीन्स की बात कर रही हूँ. देर आर टू जीन्स, जैसा कि मेंडल ने बोला. एक मेरा है डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव. एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे पेरेंट से. तो इन्होंने ये बोला कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. वी नो that one goes into one gamete and another goes into another gamete like this. अगर सेल में इस तरह के हमारे जीन्स होते या एलील्स होते, so the gametes would have been this. We know this thing. Now in this case chromosomes की अगर हम बात करें, again I'm making a cell here for you. Now there are two chromosomes that I'm making. Elaborate में भी अभी मैं आपको बताऊंगी, just पॉइंट का मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज अ सेल, देर आर टू क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम वन पेरेंट एंड अनदर फ्रॉम अनदर पेरेंट. दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ओके, सपोज दिस क्रोमोसोम, लेट मी टेक अ कैरेक्टर हियर, दैट हियर द कैरेक्टर फॉर हाइट और द ट्रेट फॉर हाइट इज टॉलनेस एंड हियर इट इज ड्वार्फनेस एट दिस लोकेशन और पॉइंट. एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, अभी हम मियोसिस में देखेंगे कैसे होता है. एक क्रोमोसोम एक सेल के पास रह जाता है एंड द अनदर क्रोमोसोम रिमेन्स विद द अनदर सेल. दिस वाज टोल्ड बाय सटन एंड बॉवरी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट विच वाज गिवन बाय मेंडल वाज दैट जीन्स एंड फैक्टर्स दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं. दैट सिंपली मीन्स दैट द जीन और फैक्टर फॉर हाइट, सपोज टॉल एंड ड्वार्फ, these are the factors for height. And suppose for flower color we can say purple and white. So independently का मतलब ये है कि टॉल अपने आप को पर्पल के साथ भी रख सकता है, टॉल अपने आप को व्हाइट के साथ भी रख सकता है. ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर हम इस केस की बात करें, सटन एंड बॉवरी ने क्या कहा, तो इन्होंने भी ये कहा कि क्रोमोसोम्स दे सेपरेट देमसेल्व्स, या मैं कहूं दे असॉर्ट देमसेल्व्स independently of each other. Simply we know that these are present on chromosomes. तो अगर ये अपने आप को independently assort कर पा रहे हैं तो of course chromosomes भी अपने आप को independently assort कर पाएंगे. Now let me take you towards a picture which is given in your NCERT. उससे आपको ये तीनों points मैं explain करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर फॉर यू. मैंने अभी इसको फिल नहीं किया है क्योंकि मैं आपको समझाती जाऊंगी और साथ में ही हम इसको फिल भी करते जाएंगे. सबसे पहला मेरा सेल जो है स्टूडेंट्स वो है जीवन फेज में. जीवन फेज एक इंटरफेज का फेज है जो हम पढ़ चुके हैं. अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं वापस बोलूंगी कि आप जाइए और इसको देख लीजिए, मेरे वीडियोस हैं इस पे. सो जीवन फेज में लेट मी टेक क्रोमोसोम्स हियर फॉर यू. This is one parent's chromosome. I am taking two here because we are considering two characters to understand it better. ये दो मैंने लिए यहाँ पे. पेरेंट टू के क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो वो है ये. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव देम सम नेम्स. मैं इनको कुछ नाम देती हूँ. The characters that I'll be taking here students, I'm writing it here. नंबर वन कैरेक्टर इज ऑफ हाइट, जो कि इस तरह से मैं डिनोट करूंगी. सेकेंड कैरेक्टर इज ऑफ फ्लावर कलर, जो कि मैं इस तरह से डिनोट करूंगी.
क्लियर? सो पेरेंट वन की बात करते हैं. रेड वंस एक पेरेंट है, ब्लू वंस सेकंड पेरेंट है. तो पेरेंट वन की बात करें. इन पेरेंट वन द allele for height, suppose this is for tall, I'm just taking it randomly, you can also take it, and the allele for say flower color is this one, recessive. I'm sorry, I'm going to write it here only. Okay, and for parent 2 the same is going to be, the same chromosome is going to have some different allele. Let's say it is small t, okay, recessive, and here let's say it is dominant with purple. This is one thing that I have taken. आप अपनी possibility यहाँ पे खुद लेके चल सकते हैं. Yes, so now let me just मूव फॉरवर्ड विद दिस. ये हमने की जीवन की बात. आफ्टर इंटरफेज या फिर एट द एंड ऑफ इंटरफेज मैं बात कर रही हूँ G2 फेज की. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं. इन्होंने डुप्लीकेट कर लिया है अपने आप को. सो ये डुप्लीकेशन शो करी है मैंने इस तरह से. क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बाकी सारी स्टेजेस को मिस करते हुए, प्रोफेज, मेटाफेज, इनको मिस करते हुए अब हम आगे डायरेक्टली आ रहे हैं मियोसिस 1 की एनाफेज 1 के ऊपर. ओके, वी आर मिसिंग ऑल द स्टेजेस हियर. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एनाफेज बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि क्रोमोसोम्स अलग कैसे होते हैं. तो लेट्स सी. In anaphase, you know that there is a formation of spindle fibers. Let me make it here for you. Yes, there is spindle fibers, and in the anaphase, these spindle fibers they retract और अपने आप को खींचते हैं और अलग करना चाहते हैं. तो अब क्रोमोसोम्स की क्या लोकेशन होगी, क्या मूवमेंट होगी, देखते हैं. They are going to be like this. In meiosis 1, anaphase 1, sister chromatids अलग नहीं होते. पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अलग होके डिफरेंट पोल्स में मूव कर जाता है, कुछ इस तरह से. ओके, सो आफ्टर एनाफेज 1 या फिर मैं कहूं अब टीलोफेज में आके या एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, जो मेरे सेल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनके पास कुछ इस तरह के क्रोमोसोम्स होंगे. मैं यहाँ पे नाम भी दे देती हूँ इनको ताकि आपको क्लियर होता जाएगा. T and capital P and this T and P, small t and small p, capital T, capital P, small t and small p. This is what we have in meiosis 1. अब आगे हम यहीं से आते हैं. Let me draw it here again for you. ये और कुछ नहीं, मैंने उसी को वहां पे वापस दिखाया है. तो the alleles I'm going to write it. Okay, so now after meiosis 2 of anaphase 2, what will happen? Let's see. ये मैं बाद में ड्रॉ करती हूँ वापस. Let's see what happens here. I'll be taking one cell first, then I'll be taking the next cell. एक सेल की अगर बात करें हम तो एनाफेज 2 में भी यही होता है स्टूडेंट्स. देयर इज स्पिंडल फाइबर्स. लेकिन अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पूरे क्रोमोसोम को नहीं अलग करेंगे, ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करेंगे. पहली केस की बात करते हैं. द वन पेरेंट्स, वन क्रोमैटिड इज हियर and another parents, another chromatid is here. Again if I'll draw it here in the same way, आप अपना भी draw कर सकते हैं. In the same way, one parent is here, sorry, one parent is here and another parent is here. So again I'm going to name it here the alleles which have moved.
Okay, so now after the cell division, after the cells have undergone all the phases, मुझे कुछ इस तरह के divisions मिलेंगी. एक सेल होगा जिसके पास क्रोमोसोम्स होंगे with T and P, कैपिटल डोमिनेंट as you want to say it. दूसरा सेल होगा जिसमें भी ये होंगे. थर्ड सेल with recessive and fourth cell again with recessive. ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत रैंडम है. ये यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि किस तरह से अपने आप को अलाइन करेंगे. तो चलिए अब देखते हैं जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है. पहली चीज उसने ये बोली थी दैट दे अकर इन पेयर. सो यस, they occur in pair. Always dominant is going to be present with recessive. They are always going to occur in pair. Dominant, 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 recessive. That simply means that they are always going to be in a duo. One thing. Second thing was that ki they separate during gamete formation. Okay, the gametes are getting formed here and all the genes or the chromosomes, they are getting separated. Clear? Third thing what they told was that they assort themselves or they separate themselves independently of each other. Capital T can go with small p also. If I'll change the situation here, small t can go with capital P also. Dominant can go with recessive, recessive can go with dominant, recessive can go with recessive, and so on. So they can assort themselves or they can move independently of each other. This is the chromosomal theory of inheritance that we have studied. Why this theory is of importance? One thing is that this theory holds importance because it actually described the Mendel's work. इससे पहले मेंडल की वर्क को इतनी एक्नॉलेजमेंट कभी नहीं मिली थी. क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने काम किया तो मेंडल को भी उनके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट दी गई. Also, there are topic-wise worksheets available. Kindly leave a comment in the comment section if you wish to avail the same. So don't forget to like, subscribe and comment below. Also hit the bell icon so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you.